जय हिंद सभी को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पढ़ने के बाद आपके दिल में एक देश के प्रति यानी देशभक्ति की एक ललक पैदा होगी और ऐसी जागरूकता होगी। इसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो नाम आप सभी का फेवरेट है, वो आप सभी के दिलों में बसते हैं। आज हम उनके जीवन की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके कंपटीशन से भी रिलेटेड है और आपकी देशभक्ति से भी रिलेटेड है और आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा मिलेगी इस क्लास को पढ़ने के बाद। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी कुछ लाइनें हैं और उनकी जैसे वो लाइनें मैं आपको बताऊंगा आप तुरंत पहचान जाएंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो उनकी कुछ फेवरेट लाइनें इस प्रकार थी कि सर फरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में पढ़ने वाले हैं और आज हम राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं सारे आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी। और आप सभी को पता है जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे वो एक क्रांतिकारी भी थे और क्रांतिकारी के साथ साथ एक राइटर और कवि भी थे। और तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में। आपके सामने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह जी की जो है तस्वीर भी आपके सामने दिखाई दे रही है। और शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए अंदाज में, और पढ़ते हैं हम लोग। और जो इनकी फेवरेट कुछ लाइनें थी और आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं तो पढ़िएगा उनके विषय में। आज का दिन खास है, आज का दिन खास है, क्या राम प्रसाद बिस्मिल तुम्हें याद है। बहुत अच्छी लाइन्स है। आज का दिन खास है, क्या राम प्रसाद बिस्मिल तुम्हें याद है, कहने को तो सब कहोगे कि हमारा देश आजाद है। ठीक है, तो ये कुछ राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई पंक्तियां हैं और इन्हीं के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे ये इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था, इसे याद रखना है। और फिर इससे आपसे पूछा जाएगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम मूलमती था और इनके पिताजी का नाम मुरलीधर था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है इसे याद रखना है 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। यानी कि इनका जो जीवन काल रहा है वो 30 साल का रहा है, 30 वर्षों का रहा है। और 30 वर्षों में इन्होंने वो नाम कमा लिया, देश में अपने नाम को या दुनिया में अपने नाम को अमर करके चले गए हैं मात्र 30 साल के जीवन काल में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इनकी जो जन्म हुआ था शाहजहांपुर जिले में हुआ था 1897 में। माता की नाम इनका जो था वो मूलमती था, पिताजी मुरलीधर, और इनकी जो फांसी हुई थी वो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर की जेल में हुई थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इनके जीवन से कुछ और जुड़े तथ्य थे। इन्होंने जो है अपने पिताजी से हिंदी सीखा और पड़ोसी मौलवी से इन्होंने उर्दू सीखा था, इसे सभी लोग याद रखेंगे। यानी ये हिंदू और उर्दू के एक विशेष ज्ञाता थे, हिंदी और उर्दू को इनको विशेष नॉलेज था। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। और हिंदी और उर्दू में अज्ञात और राम जैसी रचनाओं में देशभक्ति में छंद भी लिखे हैं। ठीक है, इनके एक अज्ञात और राम जैसी कुछ रचनाएं हैं और इन्होंने जो है छंद लिखे हैं, देशभक्ति छंद हैं। और आगे जानेंगे ये अंग्रेजों से, हाँ, उसके बाद ये एक समय होता है और धीरे धीरे करके एक इनका क्रांतिकारी जीवन शुरू होता है। लगभग इनकी एज 19 साल हो रही थी। सन 1916 की बात है। 1916 में इनका जो लगाव था वो क्रांतिकारी यानी आंदोलन की तरफ हुआ और इनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि हमको देश को आजाद कराना है। और 1916 में क्रांतिकारी यानी कि आंदोलनों में भाग लेना शुरू करते हैं। जिस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी समय की बात है, जिस समय गरनदल और नरनदल दोनों एक हुए थे। तो ये राजनीतिक और ये देश को आजाद कराने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। और इसी समय 1916 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं, क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दिन तो कांग्रेस के साथ मिलकर रहे और एक दो पार्टियों में ये रहे। लेकिन ये बात है 1922 की, जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड होने के बाद कांग्रेस ने यानी गांधी जी ने अपना जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन को वापस लेते हैं और यहां से ये थोड़ा सा जो है कांग्रेस से ये नाराज हो जाते हैं। और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का मानना था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को एक नियमित ढंग से मांगने का काम करेंगे। लेकिन बिस्मिल का मानना था कि ये बिस्मिल थे ये अंग्रेजों से बातचीत नहीं करना चाहते थे और कहते थे बातचीत एवं भीख मांगने को तैयार नहीं थे। ये अपने हक के लिए
हक को छीनने में विश्वास रखते थे। ये बातें आप समझिएगा कि जो ये अंग्रेजों से बात नहीं करना चाहते, ये कहते थे कांग्रेस से कि हमें अपना हक छीनना पड़ेगा, हमें हक अपना छीन लेना चाहिए, बातचीत से हमारा जो है काम बनने वाला नहीं है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की सोच थी। तो ये तो आपको पता है कि ये गरम दल के नेता बनने का काम करेंगे, ये क्योंकि इनकी विचारधारा जो थी वो गरम दल वाले नेताओं की जैसी थी। ये बातें तो आपके जो है समझ में आ गई होंगी। आइए आगे जानते हैं। 1916 में एक क्रांतिकारी जीवन में ये प्रवेश लेते हैं और 1918 में एक घटना घटती है, वो मैनपुरी की घटना होती है। और ये मैनपुरी की घटना को देखते हैं और उस पर एक कविता लिखते हैं, जो कविता फेमस हुई मैनपुरी की प्रतिज्ञा के नाम से। इसे जरूर याद रखना है कि इनकी जो सबसे फेमस थी, उस समय की सबसे हाईलाइट हुई, और वहीं से राम प्रसाद बिस्मिल जी एकदम उठे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्रांतिकारी भी थे और क्रांतिकारी के साथ साथ लेखक भी थे, शायर भी थे। तो 1918 में एक घटना होती है मैनपुरी में, कुछ अमीरों और गरीबों के बीच, और अंग्रेज भी उसमें शामिल थे। तो उसी पे इन्होंने एक कविता लिखी और उस कविता का नाम था मैनपुरी की प्रतिज्ञा। इसे याद रखना, ये पूछा गया है कई बार कि मैनपुरी की प्रतिज्ञा किसकी कविता है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता थी। इसे याद रखें। और इसी समय इन्होंने अपनी कविता में लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें याद रखेंगे। जो मैनपुरी की प्रतिज्ञा थे उसमें इन्होंने लिखा था, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ फेवरेट लाइन थी, जो इन्होंने मैनपुरी की प्रतिज्ञा नामक कविता में इन्होंने उनको उतारा है। इन्हें गौर से पढ़िएगा, ये वो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद हर नवयुवक के अंदर, हर भारतीय के अंदर एक खून में जो है वो उबाल आती है, एक जुनून दौड़ता है इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की फेवरेट पंक्तियां हुआ करती थी, जो इन्होंने 1918 के कांड के बाद मैनपुरी में जो हुआ था उसके बाद इन्होंने लिखी थी। इसे सब लोग पढ़िएगा। और आगे कुछ है इनके विषय में, इसको जानेंगे। तो ये 1922 की जो घटना हुई, चौरी चौरा कांड, जब गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेते हैं, वहीं से ये कांग्रेस से इनको थोड़ा सा घड़ा होती है। और उसी समय 1924 में एक नई पार्टी बनती है, HRA 1924 में, और ये इस पार्टी की सदस्यता लेते हैं। जो HRA पार्टी थी, इसका फुल फॉर्म होता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसे याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो पार्टी थी, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। और इस पार्टी की सदस्यता लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, और इस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे। इसके विषय में आगे हम लोग जानेंगे। और ये वही पार्टी है जो आने वाले समय में 1925 में एक जो काकोरी कांड हुआ था, एक ट्रेन जो लूट का काम हुआ था, यही सी पार्टी के लोगों ने इसको अंजाम दिया था, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी जो है शामिल थे। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। तो इसके सदस्य थे HRA के, इसको याद रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। और काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को। ये लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जा रही थी, लगभग लखनऊ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, और वहीं पर इन लोगों, उस समय ये एक संगठन तो बन गया। और आप सभी को पता है, किसी भी संगठन को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है पैसे की। और इस समय संगठन के पास जो पैसा नहीं था, दूसरी चीज ये गरम दल वाले थे, नहीं कुछ हथियार चाहिए थे देश को आजाद कराने के लिए, इनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। तो इनको लगा कि एक ट्रेन जा रही थी जो लखनऊ से सहारनपुर की तरफ जा रही थी, और इनको लगा कि अगर हम इस ट्रेन को लूट ले तो उसमें कुछ हथियार भी थे, कुछ पैसा भी था, और कुछ सोना चांदी भी था। तो इनको लगा यदि हम इस ट्रेन को लूट ले तो हम अपनी पार्टी को मजबूत बना लेंगे, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को एक नई मजबूती मिलेगी। ये प्लान होता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का, और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होते हैं, और कई नई क्रांतिकारी इसमें शामिल होते हैं। और ये लोग जो अंजाम देते हैं, इसमें एक अहम रोल निभाया था, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे जो एक नाम आता है राजेंद्र लहड़ी। इन्होंने जो है इस ट्रेन को रोकने में मदद किया, और राजेंद्र लहड़ी ने इस ट्रेन की जो चैन खींची, जिसको आप लोग चैन पुलिंग बोलते हैं, चैन खींची, और चैन खींचने के बाद ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोक दिया। जैसे ये ट्रेन रुकती है, वह तुरंत वैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां सहित लगभग 10 लोग इसमें शामिल थे। ये लोग तुरंत ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन में जो है लूटने का काम करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। जो उसमें सबसे जो अहम था वो था टेजरी बैग, इसे याद रखेंगे। और इस जो टेजरी बैग था, इसको लूटा, और जिसमें 4600 रुपए थे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उस टेजरी बैग में मात्र 46 जो है 100 रुपए थे। और इस टेजरी बैग के विषय में बताया जाता है
ठीक है। इस ट्रेजरी बैग में मात्र 4600 रुपए थे, लेकिन इस ट्रेजरी बैग के विषय में बताया जाता है कि जितने लोग शामिल थे, इन लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। अब आप समझ सकते हो कि जहां पे 4600 रुपए की रकम थी और उस रकम में जो लोग शामिल थे, उसको लूटने में शामिल थे, उन लोगों को पकड़ने के लिए उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। जिस समय सोना 20 रुपए तोला हुआ करता था, अगर आज के डेट में देखा जाए तो 50 करोड़ प्लस खर्चा आएगा। उस समय अंग्रेजों ने इतना पैसा खर्चा किया था राम प्रसाद बिस्मिल और इनकी जो गैंग थी इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, और इसके विषय में आगे जानेंगे। तो इसे याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित लगभग 10 लोग शामिल थे इसको लूटने में। इसमें एक ट्रेजरी बैग लूटा था, इसमें लगभग 4600 रुपए के आसपास थे। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और इस केस में जितने भी लोग शामिल थे, लगभग सभी लोग पकड़े गए, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर लगभग सभी लोग यहाँ पर पकड़े गए थे और सभी को सलाखों के पीछे डाला गया, जेल में डाला गया। ये चीजें आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, बिस्मिल को अक्टूबर में पकड़ा गया। राम प्रसाद बिस्मिल काफी होशियार व्यक्ति थे। इन्हें ये जो काकोरी कांड हुआ उसके बाद ये अक्टूबर महीने में पकड़े गए। और जब राम प्रसाद बिस्मिल जी पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद इनको गोरखपुर जेल में रखा जाता है। और जो इन्हीं के साथ इनके एक बहुत परम मित्र हुआ करते थे, अशफाकुल्ला खां, इनको फैजाबाद की जेल में रखा जाता है। रोशन सिंह थे, इनको जो है इलाहाबाद की जेल में रखा जाता है। यानी कि जितने भी इनका जो गुट था, उन गुटों को अलग अलग बिखेरने का काम अंग्रेजों ने किया, सबको अलग अलग जेलों में रखा। इन्हें काफी प्रताड़ित भी किया, इन्हें लालच भी दिया कि आप लोगों का राज क्या है, आप लोगों का प्लान क्या है, यदि आप बता देते हैं तो आपको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपना कोई भी राज, अपना कोई भी सबूत अंग्रेजों को नहीं दिया। मरना कबूल किया, लेकिन कोई भी जो है अपना जो गुप्त दस्तावेज थे, यानी गुप्त बातें थी, जो प्लान था, उसको बिल्कुल भी अंग्रेजों को शेयर नहीं किया। ये थे हमारे क्रांतिकारी। और एक समय आता है, ठीक है, एक समय आता 19 दिसंबर 1927 को, लगभग इनकी 30 साल की उम्र थी और 30 साल की उम्र में गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। इसे याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की आयु में गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी जाती है। और बताया जाता है कि जिस समय इनको फांसी दी गई थी, फांसी के समय लगभग वहां पे 50,000 लोग इकट्ठा हो गए, और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फांसी तो जेल के अंदर दे दी थी, लेकिन लाश जो थी, डेड बॉडी जो थी, उसको गेट से ना निकालकर जो जेल थी उसकी दीवार को तोड़कर उसके पिछले हिस्से से निकाला। तो कहीं ना कहीं इनके दिलों में डर था कि जो 50 लाख की भीड़ जो राम प्रसाद बिस्मिल के सम्मान में आई है, कहीं कहीं ये अपना उग्र रूप न धारण कर ले कि हम अंग्रेजों की जो है ऐसी तैसी कर दे। इतना डर था अंग्रेजों के दिलों में। तो इसके विषय में आगे जानिएगा। और बिस्मिल के जो सबसे करीबी दोस्त मित्र माने जाते हैं वो अशफाकुल्ला खां थे, ऐसे याद रखेंगे। और बताया जाता है इन दोनों की दोस्ती में, ये दोनों जो है एक ही थाली में खाना खाते थे, इतना ज्यादा लगाव था। आपको पता है, एक आर्य समाज से यानी हिंदू धर्म से आता था और एक मुस्लिम धर्म से आता था, लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती थी, इतनी मजबूत दोस्ती थी कि दोनों खाते थे तो एक थाली में खाना खाते थे, और दोनों शाहजहांपुर जिले के ही रहने वाले थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और बिस्मिल कोई जब कविता लिखते, हमने बताया है कि बिस्मिल एक राइटर थे, लेखक भी थे। बिस्मिल जब कोई कविता लिखते तो अशफाकुल्ला खां कहते कि फारसी में क्यों नहीं लिख रहे हो, हिंदी में क्यों लिख रहे हो, आपको फारसी में भी ऐसी कविताएं, ऐसी चीजें लिखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फारसी में लिखेंगे तो इस्लाम धर्म के भी लोग पढ़ेंगे और वो भी जागृत होंगे, वो हिंदुओं के विषय में जानेंगे कि हिंदुओं की सोच कैसी है। ये सोच थी अशफाकुल्ला खां की, ये थे अशफाकुल्ला खां। तो धर्म के नाम पर या कौम के नाम पर किसी को नहीं तौला जा सकता, और ये अशफाकुल्ला ही खां थे जो देश के लिए लड़े और देश के लिए शहीद हुए। और इनका काफी लगाव रहा है राम प्रसाद बिस्मिल जी से, और जीवन का एक जो अहम समय था और जीवन के काफी जो कीमती समय था, कीमती पल थे, उनको ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ जिताए और इनके साथ भाग लिया। और इनके विषय में एक दो और कहानियां मिलती हैं। बताया जाता है जब काकोरी कांड हुआ था, तो काकोरी कांड में इनको, ये कुछ लोग कह रहे थे ये मुस्लिम है, इनको ना शामिल किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है राज लीक कर दें, यानी कि लोगों को इनके ऊपर भरोसा कम था। तो एक बार ये बैठे थे और चंद्रशेखर आजाद जी से बात कर रहे थे, और वहां पे इनको ले जाने का प्लान नहीं था, इन्हें मना किया जा रहा था। तो इन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी से बात की। अशफाकुल्ला खां ने कहा, क्या भारत हमारी मां नहीं है, क्या हम भारत माँ के बेटे नहीं है? तो आजाद ने कहा, ऐसी बात नहीं है अशफाक, कौन कहता कि आप भारत माँ के बेटे नहीं है? जितना हमारा अधिकार भारत माँ के ऊपर है, उतना आपका भी अधिकार है। जितना मैं अगर भारत माँ का बेटा हूं, तो आप भी भारत माँ के बेटे हैं।
तब अशफाक ने जवाब दिया, यदि मैं भारत माँ का बेटा हूं तो इस काकोरी कांड में हमें क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? फिर हमें भी भाग मिलना चाहिए, हमें भी वहां जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तब चंद्रशेखर आजाद ने अशफाक उल्लाह खां को काकोरी कांड में शामिल होने की अनुमति दी। तो ये अशफाक उल्लाह जी खां थे, इनकी ये सोच थी, और इसी केस में ये पकड़े जाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनके कुछ और लाइन सुनिएगा। इन्होंने एक लिखा था, न चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना। इनकी बहुत फेवरेट लाइन्स हैं ये, न चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत का दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, आ फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि दुनिया में बहुत नाम हो मेरा, मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही है कि अगर दोबारा मेरा जन्म हो तो फिर से मेरा जन्म भारत में ही होना चाहिए। ये इनकी मनोकामना थी। इस प्रकार की पंक्तियां जेल में बैठकर भी लिख रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। और आगे जानते हैं इनके विषय में। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनको सन ऑफ आर्यावर्त भी कहते थे। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि सन ऑफ आर्यावर्त के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम पत्र में अपील की, ये लाइन्स पढ़िएगा आप लोग, कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जब ये अंतिम यानी इनका अंतिम समय था, तो इन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपील किया कि यदि देशवासी यानी कि भारतवासी अगर उनको मेरी मृत्यु पर थोड़ा भी दुख हो तो वो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करे। यही राम प्रसाद बिस्मिल की अंतिम इच्छा थी। इन्होंने देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए पत्र लिखा कि अगर उनको, राम प्रसाद बिस्मिल के लिए उनके दिलों में अगर जगह भी, जरा सा भी जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो वो हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करें। हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को भड़के ना, एक दूसरे से लड़े ना। यही राम प्रसाद बिस्मिल जी की अंतिम इच्छा थी। तो ये इन्होंने अपने अंतिम पत्र में लिखा है, ये चीजें याद रखिएगा। और जो काकोरी कांड के वकील थे, इन्हें याद रखिए, जो काकोरी कांड के वकील थे, वकील का नाम पंडित जगत नारायण मुल्ला जी थे। और ये पंडित जगत नारायण मुल्ला यानी कि बताया जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साले भी थे। इन्होंने जो काकोरी कांड में केस में जितने लोग फंसे थे, इनके केस लड़ने का काम यही कर रहे थे। ठीक है, और फिर कुछ चीजें हैं अशफाक के विषय में, इनको भी जान लेते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनको गोरखपुर की जेल में रखा गया था। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में रखा गया था। और अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 19 दिसंबर 1927। यानी जन्म उनका हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल जी का 1897 में, और इनका जन्म होता है 1900 में। लेकिन जो मरने की डेट थी, फांसी की डेट थी, वो एक ही डेट थी, वो डेट थी 19 दिसंबर 1927। एक को यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी जाती है, और तारीख सेम होती है। ये थी इन दोनों की दोस्ती। ठीक है, और ये जब तक रहे एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे और एक दूसरे के बहुत करीबी थे, हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। तो किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे अशफाक के विषय में। फिलहाल आज राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो उनके ये परम मित्र थे, इसलिए छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दिया है, और इनकी कुछ चर्चाएं हैं, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने, जो अशफाक उल्लाह खां जी थे, इन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, और ये लाइंस राम प्रसाद बिस्मिल को लेकर और भारत देश को लेकर थी। तो वो लाइनें आइए जानते हैं कौन सी थी। तो देख, इन्होंने कहा था, जाऊंगा, क्या है, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, ये लाइंस जरूर देखिएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के ये देश फिर आकर के ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, जी कहता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उनसे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये अशफाक उल्लाह खां जी की पंक्तियां हैं। यहां पर ये कह रहे हैं, इनको समझिएगा, इनका अर्थ समझिएगा
कह रहे हैं खाली हाथ जाऊंगा मगर ये दर्द रह जाएगा, यानी मरने के बाद मुझे एक दर्द रहेगा, हमेशा रहेगा। और वो दर्द क्या है? जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, यानी कि मैं देश को आजाद करा के नहीं जा पा रहा हूं, ये मलाल, ये दर्द हमें हमेशा रहेगा। और आगे कहते हैं बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, यानी कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात की जाती है कि पुनर्जन्म होता है और फिर से जन्म लेकर हम आते हैं। इसीलिए बिस्मिल ने कहा था मैं हिंदू हूं, मैं पुनर्जन्म लेकर फिर आऊंगा और देश को आजाद कराऊंगा, ये बिस्मिल जी ने कहा था। इसीलिए कह रहे हैं कि बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। और जी करता है, बिस्मिल जी कह रहे हैं, ये अशफाकुल्लाह जी कह रहे हैं जी करता है मैं कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, यानी कि अशफाकुल्लाह खां कह रहे हैं कि मन तो मेरा भी कह रहा है कि कह दूं, पर मैं मजहब से बंध जाता हूं, मजहब से बन जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं, यानी कि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, इसलिए कह रहा मैं मजहब से बन जाता हूं, मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। ठीक है। हाँ खुदा, फिर कह रहे हैं कि हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, यानी कि अगर खुदा से कहीं मुलाकात हो गई अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उनसे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, यानी कि अगर कहीं खुदा मिल गया तो मैं अपनी झोली फैलाकर उनसे, मैं जन्नत के बदले उनसे मैं पुनर्जन्म मांगूंगा। ये अशफाकुल्लाह खां की सोच थी। अब दोस्तों सोच सकते हो ये अशफाकुल्लाह खां कैसे व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे, इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है, तो ये अशफाकुल्लाह खां जी थे और ये राम प्रसाद बिस्मिल और इनकी जो दोस्ती थी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और दोस्ती की मिसाल अगर देखा जाए तो भारत में ही देखने को मिलती है, बाकी तो सिर्फ कहने की दोस्ती है। भारत में अगर देखा जाए तो चाहे वो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो, यानी कि तीनों लोग का स्वामी जो है अपने मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ा चला आता है, ये श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। और एक दोस्ती आपको देखने को मिलती है जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, जहां पे कर्ण को ये पता हो गया कि हम अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी वो अपने मित्र का साथ देता है और अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। ये हमारे भारत में ही ऐसी दोस्ती की मिसाल देखने को मिलती है। और वैसे ही एक दोस्ती देखने को मिलती है अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी के बीच में। आगे कुछ देखिएगा, एक और व्यक्ति थे रोशन सिंह, इनको भी देखिएगा। रोशन सिंह को 22 जनवरी 1892 में इनका जन्म हुआ था। रोशन सिंह के विषय में देखिए, इनका जन्म 22 जनवरी 1892 शाहजहांपुर में हुआ था। ये तीनों जो है शाहजहांपुर जिले के ही निवासी थे और इनको भी जो मृत्यु हुई थी वो भी 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुई थी। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी होती है और अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी को आपने पढ़ा है गोरखपुर में फांसी होती है और अशफाकुल्लाह खां जी को फैजाबाद में फांसी होती है। और तीनों की फांसी की डेट एक होती है 19 दिसंबर 1927। ये चीज याद रखेंगे। और इनकी भी कुछ फेवरेट लाइन्स थी रोशन सिंह की। इन्होंने कहा था आप मेरे लिए रंज ना करे, मेरी मौत अफसोस के लायक नहीं खुशी के काबिल होगी। ये इनकी कुछ फेवरेट लाइन्स थी। कुछ लोगों के लिए उन्होंने बोला था कि आप लोग मेरी मौत के लिए रंजना करें और मेरी मौत जो होगी वो अफसोस के लायक नहीं, वो खुशी के काबिल होगी, खुशी के काबिल जो होगी वो इनकी मौत होगी, इन्होंने अपने विषय में कहा था। आगे देखिए, और एक वाक्य आता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का, इसके जरूर हम लोग चर्चा करेंगे, जरूर इसके विषय में पढ़ेंगे। एक बार की बात है जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की डेट फिक्स हो गई कि आपको 19 तारीख को फांसी होने जा रही है, तो उसके पहले जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत थी, अधिकारी थे, उन लोगों ने उनके घर को परमिशन, एक लेटर भेजा कि यदि आप लोग अपने बच्चे से अंतिम बार मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, उसकी इजाजत अंग्रेज सरकार आपको दे रही है, अंग्रेजी हुकूमत आपको ये इजाजत दे रही है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो माँ थी वो जेल में मिलने आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी से, और यहाँ पर आते हैं तो इनको कुछ देखने को एक ऐसा दृश्य मिलता है जो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके देखिए, जैसे ही माँ को राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा, माँ को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, और जब ये वाकया देखती है उनकी माँ, तो उनकी माता जी कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तो सुना था कि मेरा बेटा वो बहादुर बेटा है कि जिसका खौफ अंग्रेजों के दिलों में हमेशा रहता है। अंग्रेजी हुकूमत मेरे बेटे के नाम से कांपती है, थर्राती है, और मैं तो देख रही हूँ कि क्या तुम मौत से डर गए बिस्मिल। और इनकी जो माँ थी इन्हें प्यार से राम कहती थी, कहा राम, क्योंकि इनका पूरा नाम जो था राम प्रसाद बिस्मिल, कहा राम क्या तुम अंग्रेजी हुकूमत से डर गए, मौत से डर गए, मेरा जो बच्चा है इतना क्या बुज़दिल निकला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो होते हैं और कहते हैं नहीं, और इनकी माँ कुछ और कहती हैं। ठीक है,
राम यहाँ पर और इनकी माँ को धैर्य बंधाते हुए क्या कहती है, अपने पूर्वजों की तरह धर्म और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से मत घबराओ बिस्मिल। इनको लग रहा था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो डर रहे हैं, तो इन्होंने कहा अपने पूर्वजों की तरह धर्म और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से मत घबराओ। जैसे हरिश्चंद्र, दधीच इत्यादि ने बलिदान दिया था, संदेह वैसे आपको भी बलिदान देना होगा देश के लिए, और संदेह और पछतावे की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये अभी आप लोग ये सोचिए, जब कोई भी माँ हो, जब उसके ये पता हो कि उसके बेटे को फांसी की डेट फिक्स है, उस समय ऐसे शब्द अपने बेटे से कह रही है, तो धन्य रही होगी वो माँ जो अपने बेटे को इस दृश्य में देखने के बाद उसको साहस बंधवा रही थी। तो वो उस माँ की तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये ऐसे शब्दों से अपने पुत्र को जो है धैर्य बंधा रही थी। तो बिस्मिल जवाब क्या देते हैं, बिस्मिल का जवाब सुनिए। बिस्मिल कहते हैं, ठीक है, और ये जब बात अपनी माँ की सुनी तो राम प्रसाद बिस्मिल हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं, माँ मुझे कैसा पछतावा और कैसा संदेह, मुझे मौत का डर नहीं लगता। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा मुझे मौत का डर नहीं लगता, ना मुझे कोई संदेह है, ना मुझे कोई पछतावा है। आंसू तो बस ऐसे ही निकलने लगे जैसे कि आग के पास घी जाता है तो पिघल जाता है। वैसे माँ, मेरा और आपका रिश्ता ही ऐसा है कि मैंने आपको देखा तो मैं आंसू रोक नहीं पाया, मेरा हृदय पिघल गया। और आंसू ये सिर्फ इसलिए निकले कि मैं देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, और देश के लिए मैं जो है अपने प्राणों की निछावर करने जा रहा हूँ, देश के लिए मैं फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो माँ जी थी, उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं है, हमारी सेवा से बढ़कर देश की सेवा है, और आप जिस रास्ते पर, मुझे गर्व है आपकी माँ होने पर, जो आप देश के लिए जो है अपने प्राणों की निछावर करने जा रहे हो, देश के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हो। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की और राम प्रसाद बिस्मिल की माँ की आखिरी मुलाकात थी। और ऐसे ही कुछ तथ्यों के साथ, और जैसे इनकी माँ मिलने आई, उसी के दूसरे दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी जाती है। ये वाकया 18 तारीख का था और 19 तारीख को उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, आगे कुछ चीजें इनको जानेंगे। हाँ, नियत दिन और नियत समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, और भारत माँ की जय बोलते हुए फांसी के तख्ते पर की ओर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए वह कह रहे थे, और अंतिम जब ये फांसी के फंदे पर जा रहे थे, अब ये सोचिए, जिसको फांसी होने वाली है वो कविताएं लिख रहा है, कविताएं बोल रहा है अपने मुंह से, और कौन सी लाइन्स बोलते हैं, ये फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले की कुछ जो है इनकी पंक्तियां, इन्हें देखिएगा। ये कहते हैं, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी जुस्तजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही आरजू रहे। ये इनकी अंतिम पंक्ति थी। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। यानी कि फांसी के तख्ते पर जाते समय भी इन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। इतना कहकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनके जीवन के जुड़ी हुई कहानी थी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अंतिम जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, तीनों के फेवरेट लाइन्स थी, उनको पढ़िएगा। और यही से हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल जी को एंड करते हैं। इनके विषय में जितनी भी जानकारी थी हमने आपको पढ़ाया। ये अंतिम लाइन्स है, इन्होंने कहा, यह सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन नाम हमारा मिटाया नहीं जाएगा। आजाद हम कर न सके तो अपने मुल्क को, तो बिस्मिल यह मुंह खुदा को दिखाया ना जाएगा। यानी राम प्रसाद बिस्मिल अपने लिए लिख रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क को अगर आजाद नहीं करा सके तो यह जो हमारा चेहरा है ये खुदा को भी दिखाया ना जाएगा। ये राम प्रसाद जी की अंतिम जो फेवरेट पंक्तियां थी मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, और ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके विषय में पढ़ने के लिए आप सभी लोग ललायत रहते हैं, जिनके विषय में जानने के लिए आप सभी लोग ललायत रहते हैं। ऐसे ही एक सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल ही नहीं थे, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस। ठीक है, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में पढ़ा है, कल से फिर हम नेक्स्ट क्रांतिकारी के विषय में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में भी और हमारे दैनिक जीवन में भी इनको पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।